सम्मानित शिक्षक साथियों, मैं RN केरावत रतलाम ज़िले से शासकीय हाई स्कूल मलवासा में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। यद्यपि आप सभी अनुभवी हैं और गणित विषय का अध्यापन कई वर्षों से कर रहे हैं, परंतु प्रशिक्षण के दौरान कई नई बातें हमारे सामने आती है और उसी को हम एक दूसरे में शेयर करते हैं। तो निश्चित रूप से आज भी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल का नाम है चैप्टर का, तो यहाँ बच्चों के लेवल की हम बात करने वाले हैं। चूँकि आप सभी विषय के निश्चित रूप से विशेषज्ञ हैं, तो मैं आपको कोई क्वेश्चन बताने वाला नहीं हूँ कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को हम 1 2 3 जैसे बच्चों को हम बताते हैं। यहाँ हम इस प्रकार से बात करेंगे कि बच्चों तक हमारे ज्ञान को कैसे पहुँचाया जाए या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे बच्चा ऐसा मानना चाहिए कि जो छात्र आया है हमारे सामने, उसको पूर्व ज्ञान से पहले परिचित कराना चाहिए। जो उसने पढ़ रखा है उससे हमें जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर हम चैप्टर की शुरुआत जब इस चैप्टर की करेंगे, तो निश्चित रूप से सबसे पहले वृत्त क्या है, ऐसे भी कुछ छात्र हो सकते हैं कक्षा में कि जिन्हें वृत्त के बारे में पता नहीं। तो वृत्त आप सभी जानते हैं, एक बार और उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे अगर बच्चे से पूछा जाए कि वृत्त क्या है, तो बच्चे का छोटा सा जवाब होगा कि सर वो इस टाइप का जो होता है वृत्त होता है। पर गणितीय परिभाषा की अगर बात करें तो वृत्त की परिभाषा आपको, जैसे बोर्ड है, ये एक समतल है, तो समतल में स्थित ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जो उसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से जिनकी दूरियां कैसी होती समान। कैसे, मान लीजिए समतल एक बोर्ड है और इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए इस प्रकार से, और इसी में एक निश्चित बिंदु लिया, तो हमारी परिभाषा क्या कहती है, समतल में स्थित ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जिसकी उसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से दूरी कैसी हो, समान। ये दूरी, ये सभी दूरियां आपकी बराबर होना चाहिए इस बिंदु से। मान लीजिए इस बिंदु को O बोलते हैं, या आपका P हो सकता है, Q हो सकता है, R हो सकता है, S हो सकता है। तो समतल में स्थित ऐसे बिंदुओं के समुच्चय को जिसकी उसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से दूरियां कैसी होती, समान होती है, तो इस समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त। ये वृत्त की परिभाषा पहले उसको बता दीजिए आप। और इस निश्चित बिंदु को ही हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो O क्या हो गया, वृत्त का केंद्र। फिर OP, OQ, OR, OS, ये सभी एक प्रकार से दूरियां बराबर हैं और ये त्रिज्याएं कहलाती है। तो OP जो हैं वो त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या का जो सिंबल है वो R है। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ बात करते हैं हम कि त्रिज्या को अगर इधर भी माने तो ये भी त्रिज्या हुई R, ये भी त्रिज्या हुई। तो त्रिज्या के बाद जस्ट उसको व्यास का डेफिनेशन बता दें हम, तो त्रिज्या का एक R इधर है, एक इधर है, यानी कि 2 R मिल करके जो बनता है उसको हम व्यास कहते हैं। ये व्यास हो गया आपका 2R। ठीक है, इसके बाद में वृत्त से संबंधित बातें हो गई। अब वृत्त की परिधि बार बार आपको आवश्यकता लगेगी इस चैप्टर में, तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे उसके दिमाग में, फिर आपको और छात्रों को दिक्कत नहीं आएगी। तो परिधि की बात करें तो परिधि का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, वृत्त के बारे में जैसे हम बोलते हैं तो वृत्त को हम बोर्ड पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बोर्ड पे बस इसी टाइप का बनेगा। अगर मैं कहूँ कि एक बॉल का चित्र बना है, गोले का और एक वृत्त का, और बच्चे से अगर कहें तो वो दोनों आकृति इसी टाइप की समझता है कि गोला भी है और ये वृत्त है। परंतु आपको उसे समझाना होगा कि वृत्त जो रहता है, जैसे चूड़ी है, अपने आसपास जो भी क्लास में उपलब्ध है, जैसे घड़ी लगी हुई है तो घड़ी का उदाहरण दे सकते हैं, या गाड़ी का व्हील है, या फिर चूड़ियाँ हैं, ये सभी वृत्त के उदाहरण हैं। जबकि गोला जो रहता है वो फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, कोई भी बॉल हो सकता है, तो वो आपका 3 डायमेंशन यानी वॉल्यूम होता है, उसमें आयतन होता है, वो जगह घेरता है। और ये जो रहता है वो 2 डायमेंशन होता है। ये आपको बताना पड़ेगा कुछ आकृतियों को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ हम परिधि की बात करें तो परिधि की परिभाषा ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक वृत्त का एक बिंदु था,
यहाँ से हम वृत्त के चारों ओर घूम करके अगर उसी बिंदु तक पहुँच जाते हैं तो जितनी दूरी हमने क्रॉस की वो आपका क्या कहलाएगा, परिधि, या एक शब्द और है इसका, परिमाप। यानी परिमाप क्या है, वृत्त के किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके वृत्त के सभी बिंदुओं से चलते हुए उसी बिंदु पर प्रारंभिक स्थान तक आने में जितनी दूरी हमें तय करना पड़ती है वो आपका क्या कहलाता है, परिधि। इसको आप छोटा सा प्रयोग करके बता सकते हैं। एक तार ले लें, तार का एक सर्कल बना लें, ये तार का एक सर्कल बनाया और इसको बाद में यहीं से जो तार लिया था उसकी लंबाई को हम बताएंगे कि ये वास्तव में लंबाई है। तो परिमाप जो रहता है एक प्रकार से लंबाई का काम करता है, ठीक है। तो ये परिमाप, परिधि या परिमाप जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब इसका सूत्र बनाना है, तो सूत्र बनाने के लिए पाई की जो उसके पास अवधारणा है वो पहले से पता है उसको कि पाई क्या होता है। पाई जो रहता है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है, वो भी उसको पता है। 9th में पूरा चैप्टर उसने वृत्त का पढ़ा है। तो परिधि और व्यास का अनुपात पाई कहलाता है और पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14 भी यूज़ कर सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब हम व्यास जो अभी आपने पढ़ा है उसमें अगर ये व्यास था, इसमें अगर हम पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मेजरमेंट जो आएगा ये निश्चित रूप से किसका आएगा, परिमाप का या परिधि का सूत्र आ जाएगा 2πr। एक सूत्र इसकी आवश्यकता लगेगी। तो जब हम अपने छोटी बात से स्टार्ट करके बच्चे के दिमाग तक पहुंचते हैं, सूत्र डायरेक्ट एक आप और हम लिख देते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए 2πr, तो निश्चित रूप से उसको रटना पड़ेगा। अब शायद उसका बेसिक थोड़ा क्लियर होगा। अब आते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल, और इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, जैसे एक उसको चूड़ी लेके बताइए और एक पापड़ ले लीजिए आप, ये मान लिया जाए पापड़ है। अब पापड़ ने जो जगह घेरी, जबकि चूड़ी की जो जगह है केवल ये कांच वाला जो भाग है, बाउंड्री वाला पार्ट है, यही जगह घिरी हुई है, बाकी ये फ्री है। तो उसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये जो दूरियां रहती है, ये जो तार था या जो चूड़ी के टुकड़े हैं, ये सभी मिला करके परिधि बनते हैं। जबकि पापड़ ने जो जगह घेरी रखने के बाद, ठीक है, या एक प्लाट आपने घेर रखा है, तो प्लाट की जो स्पेस है वो आपका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट उसको बता दीजिए कि परिधि और क्षेत्रफल में अंतर होता है। यहाँ क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है ये निश्चित दूरी थी जिसको हमने त्रिज्या कहा। त्रिज्या के स्क्वायर में अगर पाई का गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और व्यास और त्रिज्या में संबंध निश्चित रूप से बच्चे को पता चल चुका है कि व्यास जो रहता है वो 2r होता है, और इसलिए जब त्रिज्या होगी तो ये व्यास के बटे में 2, यानी व्यास को जब कभी आधा किया जाएगा तो त्रिज्या प्राप्त होगी, ठीक है। मैं आपको चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार से बता रहा हूँ कि हम बच्चों को समझा रहे हैं, ऐसा मान के चलें। आप सभी को ये पता है, परंतु जो प्रस्तुतिकरण किया जाना है वो इस पैटर्न में आप करेंगे तो शायद आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अभी तक की जो बातें थी वो लगभग आपके क्लास 9th की बातें थी। अब हम आते अपने कोर्स क्लास 10th पर। क्लास 10th में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मिलेगा। त्रिज्या खंड या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक तो ये आपको उसको बताना है। चाप की लंबाई की बात करेंगे और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस पर बेस्ड आपकी इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है और विभिन्न क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा नॉलेज से भरपूर चैप्टर है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये पहले त्रिज्या खंड क्या होता है तो त्रिज्या खंड का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये वृत्त हैं, इसमें ये त्रिज्या हुई क्योंकि केंद्र से ला करके इस बिंदु तक, परिधि के बिंदु तक त्रिज्या होती है OAB, ठीक है। तो ये 2 त्रिज्या हो गई और इससे संबंधित ये चाप है। जो भी वृत्त के परिधि के जो टुकड़े होते हैं वो सब चाप कहलाते हैं। ये चाप हुआ इससे संबंधित, तो 2 त्रिज्या और उससे घिरा हुआ चाप, या चाप और 2 त्रिज्या से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये अपना क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड, ठीक है। तो ये त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने बात कर ली उससे कि πr² होता है, बट केवल इतना पूछे, जबकि इसके लिए आपको 2 बातें दी हुई रहेगी। त्रिज्या का वैल्यू भी मिलेगा
यानी त्रिज्या हमें ज्ञात है और साथ में दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो बना हुआ कोण है वो उसको अगर हम थीटा लें तो इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे आप सूत्र जानते हैं कि इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सूत्र तो उसे याद करवाना भी है, सूत्र से ही सवाल होंगे, पर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई अगर एक बार बता देंगे तो शायद उसका दिमाग ज़्यादा अच्छा चलेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब इस प्रकार से कोण पूरा बनता है तो यह होता है 360। ठीक है, और ये पूरा जब कोण पूरा 360 होगा तो ये पूरा एरिया भी आपका पाई आर स्क्वायर कवर हो जाएगा, पूरा पाई आर स्क्वायर। यानी जब 360 का कोण है तब जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो एक एक के नियम से इसको हम बना सकते हैं। देखिए 360 का जब कोण है तब क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए जब 1 डिग्री का कोण लेते हैं तब क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बटे में 360। ये एक एक नियम से चल रहे हम, और इसलिए अगर मैंने थीटा डिग्री वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नापना चाहा है तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणित थीटा, इसी सूत्र को हम यहाँ यूज़ करें। देखिए आप थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो एक बार बताने से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे बच्चे भी रहते हैं A+ ग्रेड के भी रहते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि इस फार्मूले की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में हमें 2 बातों की जरूरत रहती है, एक तो थीटा और एक आर, यानी कि त्रिज्या और केंद्र पर बना कोण। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम इसी चाप, मान लीजिए इस त्रिज्या खंड का जो ये चाप था। अच्छा, इसमें एक और बात कहना चाहूँगा मैं कि त्रिज्या खंड भी 2 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं अगर ये चाप छोटा है तो ये आपका त्रिज्या खंड भी छोटा बना, तो ये लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा। ठीक है, ये लघु हो गया, और जो बचा हुआ भाग है ये वाला, ये पूरा आपका जो बचा हुआ भाग है, ठीक है, इस प्रकार से जो बिंदु से मैंने शो किया है, ये आपका कैसा हुआ, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो अगर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको प्राप्त है और दीर्घ का बताना है तो पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या कर देंगे, लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। इसे आवश्यकता लगेगी कई बार, तो ये भी हम बता सकते हैं उसको। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी चाप की लंबाई। क्या अभी हमने क्षेत्रफल बताया तो क्या इस चाप की लंबाई भी हम बता सकते हैं? तो चाप की लंबाई की बात करते हैं। चाप की लंबाई, इसका सूत्र भी उसे याद तो कराना ही है, पर इसकी उत्पत्ति भी कैसे हुई वो बताता हूँ। सूत्र आपको पता है, थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर होता है। अब इसकी उत्पत्ति भी हम बता सकते हैं कि देखिए ये पूरा कोण जब घूमता है तब 360 बन जाता है यहाँ। उस समय मान लीजिए चाप ए बी है और उस समय उसका जो कोण है वो थीटा है। तो अगर आपको कोण थीटा और त्रिज्या अगर आर है तो हम इस चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे यही बात करेंगे कि जब ये पूरा कोण 360 होता है तब ये पूरा परिधि के बराबर हो जाता है चाप। यानी जब कोण 360 डिग्री है तब जो चाप बनता है वो 2 पाई आर यानी परिधि के बराबर होता है। इसलिए जब कोण 1 डिग्री का बनेगा तब आप एक के नियम से 2 पाई आर अपान 360 बताएंगे, और इसलिए जब थीटा कोण लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपान 360 इंटू थीटा। यानी इसका सूत्र भी बन गया आपका थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। इस प्रकार से 2 सूत्र के बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के। लगभग अधिकतर क्वेश्चन आपके त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल और चाप की लंबाई पर बेस है। इसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आता है वृत्तखंड की बात करते हैं। वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड के पहले उसको जीवा की अवधारणा जो उसने सीखी है पहले से वो बतानी पड़ेगी आपको। तो पहले मैं आपको वृत्तखंड का डेफिनेशन देता हूँ। उसके पहले एक जीवा की बात कर लेते हैं हम कि जीवा क्या होती है। वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। मान लिया जाए ये हमने वृत्त के 2 बिंदु लिए, इन दोनों को मिलाया तो जीवा बनती है। ठीक है, ये उसे पता है। मान लिया जाए इसको मिलाया तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ये भी पता है। तो यहाँ पर जीवा शब्द से परिचय हो गया। उसके बाद हम वृत्तखंड पर आते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहाँ बनता है। इसका डेफिनेशन इस चित्र से क्लियर होगा। मान लिया जाए एक जीवा ली हमने, एक जीवा का नाम है AB, और इसी से संबंधित
जो चाप है वो है आपका ए, मान लिया जाए इसको पी ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो ए पी भी चाप है और जीवा है ए बी, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और ये आना चाहिए, ठीक है। इसमें ही बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। तो इसका फार्मूला भी हम बना सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये त्रिज्या हुई, ये त्रिज्या हुई, ये आर, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर इसका कोण हमें पता हो थीटा, तो कोण अगर पता है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर घिरा गया कोण या बना हुआ कोण थीटा है एवं त्रिज्या आर है। खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या और अगर कोण पता है तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये आपने सूत्र पढ़ चुके हैं, ये पूरा अगर निकाल लें और उसमें से ये हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो निश्चित रूप से एरिया बचेगा। अब हमारी बुक में जो मेथड दे रखा है, इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पहले से हमें पता है कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें से ये जो आपका त्रिभुज बनेगा इसका जो क्षेत्रफल बनता है वो 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बनता है, ठीक है। फिलहाल इतना उसको याद रखना होगा कि थीटा अगर कोण है तो 1/2 आर स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू अगर माइनस कर देंगे तो ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसको मैं आपको अगले वीडियो में हमारी बात और जो बची हैं उसको मैं अगले वीडियो में फिर से कवर करता हूँ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस, तीनों एक्सरसाइज से जो बच्चों को कठिन लगते हैं उन क्वेश्चंस की भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। थैंक यू।